अस्सलाम वालेकुम। मेरे माँओं बहनों बच्चों बुज़ुर्गों को मैं दुआ और सलाम के बाद आज मैं एक ख़ास टॉपिक पर बात करूँगा। और पाकिस्तान में मुझे देखने वाले आज की मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज मैं अफारे पर बात करूँगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। अफारा क्या है, ये कैसे वाक़या होता है, मैं आज इसी पर बहस करूँगा। मैदे और आंतों और कभी जिगर के ज़ईफ़ होने की वजह से ग़िज़ा हज़म नहीं होती और गैर मुनहज़म ग़िज़ा से रीह पैदा होकर पेट फूल जाता है। इसे अफारा कहा जाता है। तिब्बी ज़बान में नफ़ख़े शिकम कहा जाता है और इंग्लिश में फ्लैटुलेंस कहते हैं। मैं एक छोटी सी यादाश्त आपको पेश करता चलूँ ताकि मर्ज़ आपकी समझ में आ जाए। अगर मैदा और आंतों में मामूल से ज़्यादा रीह पैदा हों और ख़ारिज होते रहें तो इनको रीह शिकम कहते हैं। और अगर ख़ारिज ना हों और पेट फूल जाए तो इस हालत को नफ़ख़े शिकम से ताबीर करते हैं। अगर रीह से पेट में आवाज़ पैदा हो तो इनको कराकर शिकम से नामज़द किया जाता है। और अगर रीह मैदे से मुंह के रास्ते खारिज हों तो इस हालत को डकार कहते हैं। जब मैदे से बुखारात सर की तरफ चढ़ते हैं और इनको तहलील करने के लिए जबड़े और होंठों के उज़लात में हरकत होकर मुंह खुलता है तो इसे जिमाई लेना कहते हैं। जब बुखारात दूसरे उज़लात में जमा हो जाते हैं और इसके तहलील करने के लिए इन उज़लात में हरकत पैदा होती है तो इस हालत को अंगड़ाई लेना कहते हैं। तो अब आते हैं इनके असबाब की तरफ, यानी इस मर्ज़ के असबाब क्या हैं। सबसे पहला सबब ज़ोफ़ मैदा यानी मैदे का कमज़ोर हो जाना। इसके बाद आता है दूसरी बारी है जिगर की। जिगर आपका ठीक ना हो तो भी मैदा ख़राब होता है और अफारा तकरीबन रहता है। तीसरे नंबर पर है वो हमारी माँओं और बहनों को जो रहम की अमराज हैं उसमें मुब्तला जो रहती हैं, उसकी वजह से उनका पेट में अफारा रहता है। चौथा नंबर है मुहर्रका बतनी, यानी बुखारों का रहना। बुखार किसी न किसी तरह से इस मर्ज़ में बिल्कुल हिस्सा लेता रहता है। और बुखार क्योंकि बज़ाते खुद कोई मर्ज़ नहीं होता, कई अमराज की वजह से बुखार होता है। तो बुखार जब हो तो साथ ही ये अफारा भी रहता है। बाकी पांचवा नंबर जो है वो है निकरस का, यानी जोड़ों के दर्द का। वो मरीज़ जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहते हैं उनमें भी ये अफारा तकरीबन पाया जाता है। बाकी पांचवा नंबर ग़िज़ा का है। शकील और नफाक यानी देर हज़म चीज़ों का, खानों का इस्तेमाल करना, वो भी इसका एक सबब है। ज़्यादा पानी पी लेना या ज़्यादा चाय इस्तेमाल करना, इसका ये भी एक सबब है।
زیادہ بیٹھے رہنے سے بھی یہ مرض بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ جو مریض زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، جو انسان زیادہ بیٹھا رہتا ہے، وہ اس مرض میں تقریباً مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر آتا ہے کھانا کھانے کے بعد سو جانا، جیسا کہ آج کل بالکل عام روٹین ہے کہ کھانا کھانے کے بعد فوراً ہی انسان بالکل سو جاتے ہیں اور اس کو عادت اپنا لیتے ہیں۔ یہ اس مرض کا ایک اہم سبب ہے، کیونکہ معدہ اس کو ٹھیک طرح سے غذا ہضم نہیں کر پاتا، اور جب وہ جگر تک پہنچتی ہے تو جگر بھی ساتھ ساتھ تقریباً خراب ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تشخیص کی جانب۔ یہ حکمہ حضرات جانتے ہیں، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو علامات کے طور پر یہ سن لے کہ ان میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ویسے ہی پیٹ ایک مشق کی طرح پھول جاتا ہے اور پسلیوں اور پیٹ کے نیچے کھچاوٹ ہوتی ہے اور منہ سے تھوک آتا ہے، کبھی کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں، کبھی پیٹ میں کراکر ہوتا ہے اور دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے تھوڑے سے اصول علاج کی طرف۔ ریح کو تحلیل کریں، ہضم کی اصلاح کریں اور معدے کو قوی کریں، یعنی وہ ادویات استعمال کریں جو معدے کو طاقت دیتی ہیں۔ اصلی سبب کو دور کریں اور غذا لطیف دیں۔ ریح کی تحلیل کے لیے ایسی دوائیں دیں جو معدے اور امعاء کے اعصاب کو تحریک دے کر ان کی عضلاتی حرکت کو تیز کریں۔ ان سے معدے کا بالائی یا دیریں دہانہ کشادہ ہو جاتا ہے اور ریح منہ یا آنتوں کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو بالکل مکمل دیکھیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ یہ واقعی آپ کے ساتھ کہیں ایسا مسئلہ تو نہیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں بھی اس مرض میں مبتلا ہیں۔ تھوڑی سی زندگی کو چینج کیجئے، کھانا کھانے کے بعد فوراً نہ سو رہیے، بالکل تھوڑے سے 5-10 منٹ آرام کرنے کے بعد آپ چہل قدمی کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کو معمول نہ بنائیے کہ آپ کھانا کھاتے ہی سو جائیں، اور تھوڑا سا پرہیز کریں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی معمول پر آ جائے گی اور اس مرض سے جان چھوٹ جائے گی۔ والسلام، السلام علیکم۔